अभी दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि हमने सुना है कि आज की स्थिति में सबसे मुश्किल काम आपके पास है। एक तरफ नीतीश को संभालना है और दूसरी तरफ बीजेपी को संभालना है। तो ये दोनों को संभालते हुए आप आगे किस तरीके से बढ़ रहे हैं और कैसे संभाला आपने? नहीं, हम लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत लंबा रहा है बीजेपी के साथ। मुझे लगता है 96 से हम लोग साथ रहे और 2005 में भी जब चेंज हुआ तो उस समय सुशील मोदी जी थे और नीतीश कुमार जी थे और इन्हीं की जोड़ी थी बिहार में जब परिवर्तन हुआ और बीजेपी जेडीयू दोनों मिल करके सत्ता परिवर्तन हुआ था जब किसी को होप नहीं था बिहार में आरजेडी का राज जा सकता है और साथ काम भी किए। और कभी नीतीश जी को बीजेपी के साथ काम करने में वो टाइम एंड अगेन बोलते हैं, वो आज भी बड़ा फॉन्डली याद करते हैं वाजपेयी जी को कि उनके साथ जो 5 साल जो काम किया वाजपेयी जी के साथ, उन्होंने अटल पथ बनाया यहाँ पे, देखा होगा। तो पर्सनल उनका जो कनेक्ट रहा वाजपेयी जी के साथ या बीजेपी के अन्य लोगों के साथ, इसलिए कभी काम करने में कभी मुश्किल नहीं हुई बीजेपी। नहीं, लेकिन आपकी सीट हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि जेडीयू में आरसीपी सिंह का एक इतिहास भी रहा है कि जो नेगोशिएशंस करने के लिए जाता है उसके लिए वो बड़े टाइट स्पॉट में आ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उस पर नजर बनाए रखते हैं कि नेगोशिएशन कर रहे हैं उसमें जेडीयू का नुकसान तो नहीं करेंगे। और इसीलिए जब आप नेगोशिएशन में सबसे आगे हैं एक नेशनल वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते, तो उस पर ज्यादा नजर है। जो आरसीपी सिंह के साथ हुआ वो सभी ने देखा हुआ है। इसीलिए आप, ये सवाल है कि आप हॉट सीट पर है और कितना मुश्किल था ये नेगोशिएशन करने में। देखिए, पुरानी बात होती है सर, आपको भी पता। हर एक पार्टी का या उसको अपेक्षा रहती है सीट ज़्यादा लड़े, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी होती है। जब नए एलआई रहते हैं तो आपको सबको एकोमोडेट करके भी चलना। लेकिन इस विधानसभा से पहले लोकसभा का भी चुनाव हम लोग साथ लड़े थे, तो उसका भी नंबर्स है पब्लिक डोमेन में, कौन कितना नंबर पे लड़ा। उससे पहले भी हम लोग साथ चुनाव लड़े। तो हमको लगता है कि जब ये फिगर आया, बात हुई, स्वाभाविक हम लोग को लगता था कि इससे कुछ ज़्यादा फिगर होगा। लेकिन जब फाइनल एक फिगर आया, और एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने कहा कि आपको लगता था कि ज्यादा फिगर होगी। नहीं, हम लोग को लगता था कि कुछ और होना चाहिए, व्हिच इज नॉट बैड। हर एक पार्टी को लगता है, यानी आपको लगता था कि आपको ज्यादा सीटें मिलनी नहीं, चाहिए। हर एक पार्टी को लगता है, मैं कह रहा हूं। लेकिन हम लोग को भी लगता था एज ए पार्टी कि थोड़ा और नंबर होना चाहिए। लेकिन जब एक फाइनल बातचीत हुई, और एक चीज मैं दिल्ली में था, हमारी बात हुई मुख्यमंत्री जी से, और जब सारा बात बताया, देखे, फिर कॉल बैक किया कि नहीं ठीक है, तो उनसे कंसेंट लेकर के ही, मतलब नीतीश जी की मुहर लगी थी इस पर। बिना एक चीज मैं नंबर एक चीज बड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये पार्टी में कुछ भी डिसीजन होता है वो डेमोक्रेटिक आदमी है, सबसे चर्चा करता है, सबका फीडबैक लेता है, लेकिन फाइनल मोहर वही लगाता है कि ठीक है। जब उनसे कंसेंट हो गया उसके बाद हम लोग का ठीक नहीं। लेकिन फिर ये खबरें क्यों आई बाद में कि देखिए, जब आप नंबर लेकर नीतीश जी के पास गए, ये खबरें आ रही थी, कई जगह पर चले भी, और विपक्ष खास करके इस मुद्दे को उठा रहा है कि आप जब नीतीश जी के पास गए नंबर्स लेकर, तब बोले कि अरे इतनी कम सीटें लेकर हम कैसे लड़ेंगे। एक बात और इसी की वजह से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नहीं हो पाई, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक बात मैं बता दूं, ये मीडिया के लिए भी एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। क्या खबर चला रहा है, क्या सोर्स है, 10-5% भी कहीं आसपास हो, उसको आप प्ले करते हैं तो समझ में आता है। जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, एंड यू मेक ए स्टोरी आउट ऑफ इट, कहीं से कुछ नहीं है। और मैं सुबह देखता हूं कि कहां से ये पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है। तो जो विपक्ष का नैरेटिव है, अगर वो मीडिया चलाने लगे, उसके पास तो कुछ है नहीं। सर, आजकल नैरेटिव तो सोशल मीडिया के जमाने में किसी के हाथ में नहीं, तो बना दिया, मैं तो बताया, उसका जवाब तो देना पड़ता है। नीतीश जी से बात करके इस पार्टी में, चाहे टिकट हो चाहे नंबर्स हो, उनसे बातचीत करके ही कोई फैसला होता है। और एक तरह से उनकी पहले भी प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी कैसे चुनाव लड़ना है, क्या नंबर होना चाहिए, चर्चा एक बार सीएम की हो चुकी थी। आप कह रहे हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार की पहले ही चर्चा हो चुकी थी कि क्या नंबर्स होने चाहिए। एक राउंड हो चुकी थी पहले, जब वो बिहार आए थे तब। तो ये वो कोई इशू नहीं। तो ये ठीक नहीं है, मतलब कि आप ललन सिंह और विनय चौधरी वो अगुवाई कर रहे थे, जिस तरीके से बात कही जा रही थी कि पार्टी तो नीतीश कुमार की है, उनके फेस पर पार्टी चलती है, लेकिन चलाते तो आप लोग हैं, और आपके अगुवाई में सारा ये तय हुआ कि 101 सीटें लड़ेंगे और बाकी छोड़ देते हैं। मैं तो बताया आपको स्पष्ट कि लोकसभा का चुनाव 2024 में का एक फिगर है, जो हम लोग कितना सीट कौन लड़ा, वो भी तो देख लीजिए। लास्ट चुनाव तो वही था ना, इस चुनाव से पहले।
और जब एक नया एलआई इस अलायंस में आए तो स्वाभाविक है ना, अगर 2020 में वो एलआई हमारे साथ नहीं थे और अभी इस अलायंस में है तो स्वाभाविक है कि सब पार्टी को कुछ ना कुछ उसमें शेयर करना पड़ेगा नए एलआई को लेकर के। और एक तय हुआ, जब उनसे फिगर तय हो गया, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। एक बार सेटल हो गया हमारे यहाँ, नीतीश जी का कंसेंट हो गया, उसके बाद हम लोग। तो मतलब आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें आपने जीती वो पैरामीटर के आधार पे सीटों का बंटवारा हुआ विधानसभा के लिए, कि आपने 16 सीटें जीती है तो आपको उस परिप्रेक्ष्य में सीटें रफली आप कह सकते हैं वो एक फैक्टर था। अगर 16 सीटें हम लड़े, 96 उस हिसाब से होता है तो हम 101 पे, वो भी तो देखिए लास्ट चुनाव तो वही था ना। बट पैरामीटर वो लगाया गया था, कोई पैरामीटर एज सच नहीं था। अच्छा। लेकिन एक मैं फिगर बताया कि लास्ट चुनाव वही था। अब बीजेपी 2 सीट जीतती थी, अब 300 सीट जीतती है। तो हमारे दादा के पास हाथी था, आज नहीं है, उसका कोई हिसाब है क्या? आज रियलिटी क्या है वो सच्चाई है ना भाई। तो रियलिटी मानने में कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज कमजोर होती है। कई बार उनको लगता है कि ठीक है देश में 300 सीटें जीती है लेकिन यहाँ के दादा तो हम हैं, हमको पूछकर यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रीजनल पार्टी का नेशनल पार्टी के साथ झगड़ा तो इसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। जब 96 में आपका अलायंस हुआ तब भी तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर तो नीतीश के बिना काम नहीं चल सकता, ये भी बीजेपी को पता था। धीरे धीरे उसमें कुछ बदलाव हुआ ऐसा आपको लगता है क्या? 142 से आपने शुरू किया था 101। मैं तो बताया आपको, हम लोग 25 लोकसभा लड़ते थे, बीजेपी 15 लड़ती थी। ये 2014 तक की कहानी है। 2009 तक यही स्थिति थी, 25 हम लड़ते थे, 15 वो लड़ते थे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद रियलिटी कुछ और बदला, हम लोग अलग हो गए। 15 में कुछ अलग सिनेरियो, 14 के लोकसभा में अलग सिनेरियो हो गया। तो आज के परिस्थिति में डिस्कस करके नंबर तय हुआ। मैं सडनली देखा कि पूरा चल रहा है कि कौन कौन सीट हम लोगों से मांग लिया। ये तो बैठे हुए हैं दिलीप जायसवाल जी, हम लोग वापस पटना आए, मेरे घर पे ही हम लोग बैठे थे। और तब तक तो हम लोग को पता भी नहीं था, कोई एक भी सिटिंग सीट नहीं मांगा गया। एक सीट मांगा गया तारापुर, जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी के लिए आग्रह किया गया। और सीएम से बात हुई, बोले कि नहीं, अरे हमारे डिप्टी फिलहाल एमएलसी उन्हें लड़ना था। हाँ, हमारे डिप्टी सीएम है, उनके लिए क्या है, बस। और उसके बदले हम लोगों ने, इनका एक सिटिंग सीट था कहलगांव, जो हम लोगों ने लिया। हमारे पहले स्पीकर थे, उनके लड़का लड़ रहा है अभी वहाँ से। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आप कह रहे हैं कि रियलिटी चेक होना चाहिए। तो 2020 का विधानसभा चुनाव क्या आपके लिए एक रियलिटी चेक था कि बीजेपी अब काफी आगे निकल चुकी है और जेडीयू उनके काफी पीछे हो गई है विधानसभा में भी? लोकसभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन विधानसभा में भी मामला अब बदल गया है। ये रियलिटी चेक आपको 2020 में हुआ पार्टी को, जिसके वजह से आपने समझा कि ठीक है प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऑल टुगेदर सबको आप फैक्टर इन करके ही ये डिसीजन हुआ है। सब सारा चीज जो था 20 का विधानसभा का हाउस का स्ट्रेंथ हो या अभी का लोकसभा का, वो सब कुछ फैक्टर इन करके ही ये नंबर फिक्स हुआ। मैं 2020 पर दोबारा लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार आपके अलायंस में विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा में तो आपके साथ में थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान आपके साथ जुड़ गए। और कहीं ना कहीं मामला माना जा रहा था कि फंसा है वो चिराग पासवान की वजह से फंसा है, कि उनको कौन सीटें देगा, किसके खेमे से सीटें जाएगी उनके पास में, और कोई भी अपनी सीटें देने के लिए राजनीति में तैयार होता नहीं है, इतना दानवीर कोई होता नहीं है। तो ऐसे में क्या ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत थी कि चिराग पासवान को सीटें कौन देगा, खास करके आपके तरफ से, क्योंकि आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था? उसके बाद हम लोग 2024 साथ लड़े। नहीं, मैं इसलिए लोकसभा दूर रख रहा हूं। रीजन बता देता हूं। अगर 20 में हमारा प्रॉब्लम रहा, 24 में साथ लड़े, और साथ लड़े, एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। वो भी हमारे सीट पे आए और नीतीश जी भी उनके सीट पे। मैं रिफ्रेश करता हूं सर, नहीं, मैं एक बार फिर रिफ्रेश मैं समझ गया। लेकिन इस बार अगर एक बार नंबर तय हो गया और हम लोग 115 सीट लड़े थे, तो स्वाभाविक है कि 101 में 14 सीट हम लोगों को ऑफलोड करना था, उनको भी करना था। तो हम लोगों ने भी लिस्ट दिया कि कौन कौन सीट हम दे सकते हैं, और उसमें कुछ जब बातचीत करता है तो जरूरी नहीं जितना जो हम ऑफर किए वही फाइनल हो, तो उसमें चलता है निगोशिएशन। लार्जर पर चीज ये है, आप उसमें उलझ रहे हैं कि हम लोगों का सब कुछ सेटल हो गया। लार्जर चीज ये है कि हम लोगों ने अपना सीट डिक्लेयर कर लिया। लार्जर चीज ये है कि आज से नीतीश कुमार जी कैंपेन पे जा रहा है, लेकिन अपोजिशन का अलायंस हुआ क्या, नंबर आए क्या, कौन क्या सीट लड़ेगा, आज तक तो नहीं आया। हम लोग तो कैंपेन मोड में चले आए। आज वो तो अपोजिशन कहती है कि बीजेपी का डंडा चलता है तो सबको सुनना पड़ता है। वो ठीक है, चलिए, ये बात सही नहीं है।
अरे मुझे देखिए, अब किसका डंडा चलता है, लेकिन मैं तो इतना देख रहा हूँ कि उनका कोई एजेंडा बिहार वहार से लेना देना है नहीं। वो तो आपस में ही उलझ करके देख नहीं रहे, कोई कहीं भाग रहा है, रात में सिंबल कहीं पीछे से लेके कोई भाग रहा है, फिर सिंबल वापस मंगाया जा रहा है उससे। तो यही स्थिति उस अलायंस की है। मैं एक बार फिर चिराग पासवान के पास आना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि 2024 में आपने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ लिया, तो उसके वजह से सारा मामला सेटल हो गया था। लेकिन देखिए, उसके लिए आपके पास एक पैरामीटर था 2019 के लोकसभा चुनाव का, क्योंकि तब भी आप तीनों ने साथ में चुनाव लड़ा था। तो देखा जाए तो आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन तय था। विधानसभा की स्थिति अलग है। 2020 में अचानक चिराग पासवान बोले कि भाई मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, और जो भी बिहार में खराब हो रहा है वो नीतीश कुमार जी की वजह से हो रहा है, और इसीलिए विधानसभा में उनके साथ में रहूंगा। मैं हनुमान तो हूं प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन नीतीश कुमार से मुझे कोई लेना देना है नहीं। और इसीलिए उन्हें एडजस्ट करना कितना मुश्किल था ये, और अंदर से भी, सिर्फ बात सीट डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, अंदर से भी एडजस्ट करना कितना मुश्किल था। अभी भी देखिए, 2 महीने में हम गिन रहे थे उस दिन, 12 उनके बयान हैं जो सरकार के खिलाफ है। यहां तक कह चुके हैं कि भाई मैं ऐसे सरकार के साथ हूं इसलिए दुखी हूं क्योंकि जो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं थी ना उनके साथ में। नहीं, मैंने बताया आपको कि 2020 में ये सही है कि 2020 में कुछ जो बीजेपी के इम्पोर्टेंट लीडर थे, या जिस वजह से भी वो जा करके चुनाव लड़ गए, और शुरू के फेज में ये कन्फ्यूजन रहा, ये सच्चाई है, और उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन बाद के फेज में जब हम लोग नॉर्थ बिहार के तरफ गए तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हुआ, और वहीं से हम लोग चुनाव जीते, और सरकार 5 साल तो मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। लेकिन किस वजह से उन्होंने ये किया था, आपको पता चला आखिरकार कि क्या ऐसा था? क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें बनना है। बात ये भी हो रही थी, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना, हम तो नहीं देखे। बोल रहे हैं कि हमारे समर्थक चाहते हैं कि हमारे चिराग पासवान मुख्यमंत्री। किसके समर्थक नहीं चाहते, लेकिन उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी तो नहीं बोलती है। कभी सुशील मोदी के समर्थकों ने तो नहीं बोला कि ये सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनना है। नहीं, दिलीप जायसवाल को मुख्यमंत्री बनना है। हर एक पार्टी में ये रहता है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी से तो कोई कहता नहीं है। उनके समर्थक तो बड़े सुलझे हुए हैं कि भाई अभी नीतीश कुमार है, सीट खाली नहीं है, तो नहीं अभी बोलना चाहिए, नाराज हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। चिराग पासवान वैसे नहीं करते। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और ये चुनाव मैं टाइम एंड अगेन बोल चुका हूँ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और उन्हीं के फेस पे हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल पूरे हुए, उसके बाद हमने कई इंटरव्यूज देखे, तो उसमें राजनाथ सिंह से लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, 2034 में भी प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। क्या हम ये मानकर चले कि बिहार में भी आपकी घोषणा यही होगी कि 2030 में भी नीतीश कुमार रहेंगे? अब 30 का तो मैं नहीं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। तो आज ही की बात करते हैं, 30 के समय 30 की बात करेंगे, लेकिन आज के दिन नीतीश कुमार जी बिहार के फिर से मुख्यमंत्री 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बनेंगे। ये क्लैरिटी है, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन कि उन्हीं के नेतृत्व में अगर आपकी सरकार बनती है तो उन्हीं के नेतृत्व में आगे की सरकार। बिल्कुल। एक मसला जो 2020 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा था, उसी को लेकर कि आपने कहा कि फर्स्ट फेज में कंफ्यूजन उसमें था। एक बात ये भी देखी गई थी, CSDS लोक नीति ने एक सर्वे किया था, और उसमें उन्होंने देखा कि आजकल CSDS का सर्वे बड़ा क्वेश्चनेबल होता है, बताइए, देखते नहीं है? CSDS अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। खैर वो सर्वे का ट्वीट नहीं था, लेकिन आपकी बात सही है कि वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा था। लेकिन फिर भी 2020 के चुनाव का उनका एक सर्वे था जो चुनाव के बाद उन्होंने किया था, और उसमें उन्होंने देखा था कि जो बीजेपी के वोटर है एनडीए के भीतर, जब जेडीयू का उम्मीदवार होता है तो अगर 100 बीजेपी के वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार को 50 से कम वोट पड़ते हैं, जबकि एनडीए का दूसरा पार्टनर वहां पर अगर उम्मीदवार होता है तो उसको ज्यादा वोट पड़ते हैं। ये जो डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखाई दिया, इसका आप सामना किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अभी आपके सामने ज्यादा चुनौती है, और भी लोग ऐसे हैं कि जो आपको चुनौती देने के लिए यहां पर खड़े हैं। नहीं, मुझे सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति नहीं है। मैंने कहा कि 2020 में इनिशियल फर्स्ट फेज में जब हम लोग साउथ बिहार में थे तो जरूर कुछ कंफ्यूजन हुआ था, और बाद में पूरा अलायंस खास करके बीजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े, और अभी हम लोग 243 जो असेंबली सीट्स है उस पर एनडीए का हम लोग का सम्मेलन पहली बार हुआ। हाँ। सारे सीट पे अपने एनडीए का सम्मेलन, सारे सीट्स पर कभी आज तक नहीं हुआ था। सारे सीट्स पर एनडीए का सम्मेलन हुआ है, एक दूसरे के सीट पे सारे लीडर गए, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगातार हुआ है,
सीएम का कार्यक्रम लगातार हुआ है, तो पूरा एनडीए ऊपर से नीचे एक है इस चुनाव में। ये मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना आज आपके चैनल पे बता दूं, ये लैंडस्लाइड है जब रिजल्ट आएगा, ये आप याद रखिएगा। ये चुनाव कितनी सीट प्रेडिक्ट कर? मैं नंबर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये लैंडस्लाइड होगा ये चुनाव। 2020 और अभी अगर जो नतीजे आएंगे उसमें क्या फर्क होगा आपको? बहुत बड़ा फर्क होगा। इसलिए फर्क होगा कि बहुत दिन के बाद बिहार के लोगों ने टेस्ट किया है, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने पार्टी का लीडर हूं। ये दोनों आप बजट को देखिए, 2024 और 2025 के बजट को। ठीक है, बिहार को बहुत दिन के बाद केंद्र सरकार में रहने का, एक फ्रेंडली सरकार रहने का एडवांटेज मिला है, और वो बजट में दिखाई पड़ा है। वो एक मेजर सपोर्ट बिहार को मिला है। बिग टिकट 6 लेन जो रोड्स है वो बिहार को मिला है। पूर्णिया एयरपोर्ट हम लोगों का फंक्शनल हो गया। जो मखाना बोर्ड, अब तो दुनिया भर में मखाना का डिमांड है, जो बजट में जिसका बजट में ये हुआ है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारे जो लॉन्ग पेंडिंग थे वो सब वो क्लियर हुआ है। तो बिहार के लोग देख रहे हैं कि भाई एनएफ इज एनएफ, बहुत हो गया। अब टाइम बिहार को भी है कि टॉप 10 स्टेट में आना है, तो हमको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ भी इंडस्ट्री चाहिए। तो अब बिहार उस लेवल पे जाने के लिए तैयार है, और उसमें बिना सेंटर के सपोर्ट के नहीं हो सकता। संजय जी, अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ी, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर भी काफी बातचीत चल रही है। और हम जब नंबर्स देख रहे थे तो ये देखा हमने कि बिहार का रेवेन्यू आज की स्थिति में 3.17 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। उसमें से 1.12 लाख करोड़ ये सैलरी पर खर्चा होता है। और आज की स्थिति में अगस्त महीने से जो स्कीम्स आपने लागू की है, फिर वो पेंशन जो आपने 400 से 1100 कर दिया, या बेरोजगारियों को 1000 रुपया दे रहे हैं, करीब 1.2 लाख बेरोजगारों को दे रहे हैं। जो महिला रोजगार को लेकर 10,000 रुपए आपने बांटे, आशा दीदी का आपने ये बढ़ा दिया। ये सारी स्कीम्स को लेकर अगर हम खर्चा देखें तो 1.3 लाख करोड़ आप उस पर भी खर्चा करेंगे करीब, लेकिन 1/3 आपको खर्चा करना पड़ रहा है। सवाल इसलिए ये उठता है कि एक वक्त जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात मॉडल की जितनी चर्चा होती थी, तब बिहार मॉडल की भी चर्चा होती थी। बिहार का जीडीपी 11% से बढ़ रहा था उस वक्त पे, और नीतीश मॉडल की भी चर्चा उसमें काफी होती थी, जिसमें ये योजनाएं शामिल नहीं थी। आज ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि आप बीजेपी का मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि घोषणाएं करिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करिए और उसमें से आप वोट बटोरिए? क्या कुछ दिक्कत? कोई मॉडल नहीं फॉलो कर रहे हैं जी। मैं अगर 10,000 जो हम लोगों ने दिया है अभी, ये हम लोगों ने दिया है, आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, ये नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका दीदी, और वो 1 करोड़ 40 लाख सरकार ने बनवाए थे। हाँ, 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं, और मैक्सिमम उसमें मैक्सिमम सारे ग्रामीण परिवेश से, उसी बैकग्राउंड से, और उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में जोड़ा। और अब उनको सपोर्ट कर रहा है कि आपको रोजगार करने के लिए अगर एक ही आदमी कमा रहा है, उतनी समझदारी भी है अब काम करने की, कभी आप इंटरेक्ट कीजिए उनसे, तो आप बने आई ओपनर। योजना पर दिक्कत नहीं है, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है कि चुनाव के 3 महीने पहले ये योजनाएं करनी पड़ी? जब आप सरकार, ये कभी बिहार का मॉडल नहीं रहा है। नहीं, ठीक बात है। लगातार नीतीश कुमार का मॉडल नहीं रहा है, लगातार गवर्नेंस का। लगातार 5 साल काम रहा, और ये भी कॉल उन्होंने लिया। ये तो टाइमिंग की बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये जो फैसला लिया, अब मुझे लगता है कि ये वन टाइम है कि आपने दिया, और उनका अगर वो मॉडल आगे बढ़ता है तो 2 लाख तक सपोर्ट करेंगे। और जो हम लोगों को रिपोर्ट है, अभी करीब 1 करोड़ 20-22 लाख लोगों को मिला। उसका फायदा होगा आपको? नहीं, फायदा तो जब आप पूरा सारा काम करते हैं तो काम से तो स्वाभाविक है लोगों के बीच में। फ्लैगशिप योजना तो यही रहेगी, जब लोगों के बीच में अपने काम लेके जाते हैं। 20 साल से क्यों नीतीश कुमार है? ये बिहार बड़ा ही पॉलिटिकली शार्प स्टेट रहा है। 5-10 साल भी सरकार चलाना और अपना गुडविल बना के रखना आसान काम नहीं है। अगर 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी आज भी सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो गवर्नेंस को लेकर के ही होगा ना। उनके कम्युनिटी का वोट, जो उन्होंने कभी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं किया, उन्होंने तो वो अगर काम के बल पर ही नैरेटिव उन्होंने बनाया और टाइम एंड अगेन प्रूव किया, लोगों का ट्रस्ट जीता कि मैं कुछ प्रॉमिस करता हूँ तो जाके डिलीवर करता हूँ। जी, इस स्टेट में होता नहीं था, तो ये उन्होंने किया है। और अभी हम लोग भी बात करते हैं, वो मैक्सिमम महिलाएं अपना कोई गाय खरीद रही है, कोई सिलाई मशीन खरीद रही है, वो रोजगार से जुड़ रही हैं।
ये तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामीण क्षेत्र में होगा इस योजना से। मेरे सहयोगी रोहित सिंह कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। संजय जी, दो सवाल छोटे छोटे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए जो काम किया है, उनका वोट बैंक बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अचानक से ये 2 महीने में इतना कैश बेनिफिट देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई महिलाओं को? क्या आपको लग रहा था कि क्या मामला थोड़ा बिगड़ रहा है, इसीलिए कैश हेल्प करना चाहिए? और दूसरा सवाल इसमें यह है कि क्या आपको लगता है कि चुनाव होंगे, इंडिया की सरकार बनेगी, तो नीतीश कुमार के साथ कोई खेल तो नहीं होगा, एकनाथ शिंदे जैसा महाराष्ट्र में जैसा हुआ था? पहली बात मैं बता दूं कि वो एक पूरा प्रोसेस है। जब वो लास्ट ईयर भी पूरा जा करके उनका यात्रा था, तो बहुत सारे आफ्टरनून में वो जीविका दीदियों से इंटरेक्ट करते थे हर एक जिला में, और उसमें उनका आता था। मैं तो कहता हूँ कि आई ओपनर है। शायद इस बात में देश में शायद इतना ये चीज़ नहीं गया कि कितना बड़ा पावरफुल जीविका ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, और वो इंटरेक्ट करते थे। तो उनका रहता था कि वो जो लोन लेती है तो उसमें थोड़ा इशूज है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा सरकार से, तो और अपना कुछ पैसा लगा लेंगे तो हम अपना रोजगार कर लेंगे। तो ये एक पूरा फीडबैक था। टाइमिंग हो सकता है कि 4 महीना पहले हो, और उसके बाद उसी बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया। जहाँ तक खेल की बात है, राजनीति में अब सब कुछ तो होगा कि चुनाव का रिजल्ट के बाद क्या परिस्थिति होती है। लेकिन 2020 में भी मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हम लोगों का नंबर 43 था और बीजेपी का 73 या 74 था, और नीतीश जी ने खुद ऑफर किया बीजेपी लीडरशिप को दिल्ली में कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए और हम लोग सरकार में सहयोग करेंगे। वो रिस्क तो बीजेपी कभी नहीं लेगी, आपको भी पता है। वो ठीक है, ये ऑफर तो तभी होता है जब आपको पता होता है कि ये रिस्क बीजेपी कभी नहीं उठाएगी। 5 साल साथ सरकार चलाए, और मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के साथ सरकार चलाने में कभी नीतीश जी को दिक्कत नहीं है। गवर्नेंस की जहां तक बात है, अगर डबल डिजिट ग्रोथ है बिहार का, कोरोना में भी डबल डिजिट ग्रोथ रहा बिहार का। लो बेस हो सकता है लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ रहा। मैं एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूं कि ये, क्योंकि बिहार एक बार पिछड़ चुका है। जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उदारीकरण का दौर हुआ, तो महाराष्ट्र हो, बेंगलोर हो, जहां इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, आईटी इंडस्ट्री आ रहे थे, तो यहां अपहरण उद्योग चल रहा था। बट इंडस्ट्री तो अभी भी नहीं आ रही है। अब आएगा ना, 11 साल हो गए। नहीं, अब आएगा, क्योंकि उस बेस को बनाने में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तो कुछ था नहीं ना। लेकिन संजय जी, साहिल जी जरा रिकॉर्ड भी चेक कीजिए ना कि जब नीतीश कुमार आए तो रोड क्या था, कितना घंटा बिजली मिलता था, अब कहां से कहां बिहार ट्रेवल किया। लेकिन ये 5 साल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का होगा, और इसमें हमको सेंटर का भी सपोर्ट चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो ये है अगले 5 साल। नहीं, लेकिन फिर भी ये भी तो देखा जाता है ना कि एक वक्त था जब इंडिया टुडे का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे हुआ करते थे, तो उसमें बीमारू स्टेट के इसमें बिहार और यूपी दोनों का जिक्र हुआ करता था। आज की स्थिति ऐसी है कि आपका नेबरिंग स्टेट यूपी उसमें उससे काफी उभर चुका है, उनके सोशल इंडाइसेस काफी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन वही बिहार अभी भी उससे ज्यादा उभर नहीं पाया। सोशल इंडाइसेस से बिहार अच्छा कर रहा है। अभी भी कई सारी चीजें हैं कि जिसको लेकर ठीक है, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं यहाँ पर, लैंडलॉक्ड स्टेट है। जब एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इसका रेवेन्यू का सोर्स रहा, इंडस्ट्री अब सरपास किया है, जो इन्वेस्टमेंट है ये सरपास किया है। बहुत ज़रूरत है बिहार में, जो हम लोग हमेशा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करते थे, वो इसलिए कि झारखंड चला गया और ये लैंडलॉक्ड है, तो वो तो खैर नहीं हो पाया। लेकिन अगर एडिशनल सपोर्ट सेंटर से मिल रहा है और आगे भी 5 साल मिलेगा, तो हमको लगता है कि हम लोग भी कैचअप कर लेंगे इस चीज़। अब आपने नहीं दिया कि क्या वाकई अगर जेडीयू को कुछ सीटें कम भी आती हैं तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, आपको लगता है? ये आपको क्यों लगता है सीटें कम आएंगी? नहीं, बीजेपी से कम आती हैं। क्यों कम आएंगी? तो इसलिए नीतीश कुमार ही फेस है इस अलायंस के। आज भी आप देखते हैं जितना सोशल मीडिया और कंट्रोवर्सी चलाया जाता है कि नीतीश कुमार जी से मिल लिए। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के सबसे बड़े धुरी हैं, उनके बिना बिहार में नहीं कुछ होता। इस पे तो कोई शक नहीं है। मैं इस पे तो 20 साल जो मुख्यमंत्री रहा है, और विपक्ष हो या आज की स्थिति में पक्ष, जिस किसी को भी बिहार में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार के बिना सरकार बना नहीं सकते। ये लोगों ने 3 बार देखा हुआ है अब तक, तो वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो रोहित का सवाल है वो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार जैसी स्थिति नहीं होगी, इस बार बीजेपी से आपकी सीटें कम नहीं आएगी? जेडीयू के
नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं कि इस बार बीजेपी, मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा। आपके आपस में भी तो कहीं ना कहीं स्पर्धा होगी ना? नहीं, कोई स्पर्धा नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का नंबर में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। तो काफी फर्क है। नहीं, इस चुनाव के बाद की बात कह रहा हूं, वो कोई बहुत फर्क नहीं रहेगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। सॉरी, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब भी बीजेपी ने 2015 का चुनाव बीजेपी ने अलग से लड़ा था और तब उन्होंने जितनी सीटें लड़ी उसके एवज में हम देखें तो उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार उनके साथ में आते हैं उनका स्ट्राइक रेट एकदम बम बम होने लगता है और जितनी सीटें लड़ते हैं उसमें से ज्यादा सीटें वो निकाल लेते हैं। लेकिन जेडीयू को उसका फायदा नहीं हुआ था पिछली बार, इसीलिए स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी हमेशा आपको पटखनी देने की कोशिश करेगी और जिसका कहीं ना कहीं पार्टी पर असर पड़ता है। नहीं, अब तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब नंबर क्या होगा तो जनता मालिक है, ठीक। लेकिन कोई बहुत गैप दोनों पार्टी के स्ट्राइक रेट में होगा इस चुनाव में, वो मुझे नहीं दिखता। जैसे आपके सामने कुछ लोकल चैलेंजेस भी है, जैसे जन स्वराज, उनकी लिस्ट हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि ईबीसी कैंडिडेट पर उनका जोर वहां पर नजर आ रहा है कि वो स्ट्रेटेजिकली जेडीयू के उम्मीदवार के सामने उम्मीदवार प्लेस कर रहे हैं। मगध जैसा इलाका है जहां पर सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट ठीक हो रहा है, जो एक जमाने में आपका सपोर्ट बेस हुआ करता था। तो आपके सपोर्ट बेस में सेंध लगाने के लिए वहां पर लोग खड़े हैं कि जिनके पास वोट ट्रांसफर कहीं ना कहीं हो सकता है। ये मुश्किल लगता है आपको? नहीं, मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव के दिन जब लोग जाते हैं तो वो वोट को वेस्ट नहीं करते, वो जिसको सरकार बनाने के लिए देना है उसी को देते हैं। मतलब जन स्वराज वगैरह? मैंने कहा कि जो चुनाव के दिन जो लोग जाएंगे वो बाइपोलर चुनाव हो जाता है। अच्छा। और जिसको देना है, पक्ष हो विपक्ष हो, उसी को जाके देते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर बाकी किसी के सीट्स पर दावा नहीं कर रहे हैं। उस दिन हम मिले, वो कह रहे हैं 25 के ऊपर नहीं आएगी, लिख लीजिए। अब ये तो जेडीयू की, अब तो ये रिजल्ट अभी आएगा, अब तो बहुत दिन है नहीं, इट्स लेस देन अ मंथ। प्रेम है ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ, मैंने जो भी है तो लेस देन ए मंथ, अब तो रिजल्ट आएगा ही। मुझे लगता है कि नीतीश जी का और जेडीयू वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चुनाव में देगा सीट के मामले में, जो भी नंबर हमारे पास है उसके स्ट्राइक रेट के मामले में। तो आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा ऐसा आपको? मतलब हमको लगता है जरूर बेहतर होगा। एक चीज की काफी चर्चा हो रही है और ये सवाल किसी भी तरीके से पूछे तो हो सकता है कि उसका गलत मतलब निकाला जाए, लेकिन इसकी चर्चा है तो इसके लिए सवाल पूछना जरूरी है। ये पूछा जाता है बार बार कि नीतीश जी मिलते क्यों नहीं है, और खास करके जब 20 साल रहे मुख्यमंत्री है और आज की स्थिति में वो एनडीए का चेहरा है। बिहार में और कोई चेहरा एनडीए के लिए नहीं चलेगा, ये अब तक कई बार साफ हो चुका है। तो ऐसे में नीतीश जी कहाँ है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है। विपक्ष आपसे मिलेंगे, अभी समस्तीपुर जा रहे हैं हम लोग। आप मिलवाएंगे? हाँ, मिलवाएंगे, चलिए आप समस्तीपुर में मुलाकात होगी। अभी हम तो चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें, अगर आप मिलवाएं तो। बिल्कुल, अब समस्तीपुर में जा रहे हैं दोनों जगह कार्यक्रम करने। मतलब अभी कैंपेन शुरू होगा नीतीश? आज से कैंपेन शुरू है उनका। आज से वो रोड पर दिखाई देंगे कैंपेन करते हुए एनडीए वो को? डेली रोड पे दिखाई देते हैं, आप फीडबैक ले लीजिए यहाँ पर, वो तो डेली रोड पे दिखाई देते हैं। वो तो 3-4 दिन से नहीं जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है कि भाई कैंपेन शुरू कराइए, तो इसलिए वो आपको दिखाई पड़ेंगे। आज से कैंपेन शुरू है उनका। क्योंकि इसलिए भी सवाल ये उठ जाता है कई बार कि जैसे हमने देखा कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया, उनकी पब्लिक रैलीज में बीजेपी के नेताओं ने वहां पर मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं उसका असर हुआ लोगों पर। इसको लेकर आपकी कोई खास स्ट्रेटेजी होगी क्या? क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा होती रहती कि नीतीश कुमार चेहरा तो है लेकिन आगे क्या? अरे अभी उनका भाषण 50-50 मिनट का होता है। हाँ। अभी लास्ट वीक तो हम लोग का खत्म पूरे हुआ फिट है, एकदम पूरे फिट है, ऑल इज वेल। और ये पूरा चुनाव में आपको और दिखाई पड़ जाएगा। अभी तो कैंपेन शुरू ही हो रहा है, पूरे फिट है, पूरे तैयार है। हाँ। कहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि अचेत अवस्था में है, विपक्ष के बाद ऐसा है, सारे फैसले आप ही लोग कर रहे हैं। आप विपक्ष के बाद पास कोई नैरेटिव अपना बचा नहीं है। तो आप देखिएगा कि चला देगा कि नीतीश कुमार जी से मिलने पहुंच गए, क्योंकि उनके बिना काम चलना नहीं है उनका। उन्हीं का नाम ले करके पार करना चाहता है। अपने पास क्या है बताइए आप? 20 साल से सत्ता से बाहर है और इस जीवन में बिहार की जनता उनको सत्ता देने वाली नहीं है, उनको भी पता है ये बात। बिना नीतीश के सत्ता नहीं मिल सकती। नहीं, उनको तो और नहीं देगी ना। आप देखिए ना सीट में कैसे कैसे लोग को टिकट दिए, वही लोग हैं जो जंगल राज के सिंबल हुआ करते थे, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। 5 साल पूछिए ना उनसे। 5 साल सरकार चलाने के लिए फिट है नीतीश कुमार? अभी पूरे फिट है 5 साल से सरकार चलाने के लिए, और पूरे कैंपेन के लिए आज से निकल रहा है।
लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो होगा ना कहीं कि जब कैंपेन शुरू होगा और उसमें कई सारे मुद्दे निकलेंगे और उसमें ये एक मुद्दा रहेगा जिसका जवाब आप दे रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से फिट है और वो अपना कैंपेन उस तरीके से चला सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आमतौर पर हम देखते हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भविष्य एक तरीके से तय होता है और उनको बीजेपी खास करके कहती है कि भाई पारिवारिक पार्टी है, कि जैसे हमने आरजेडी में देखा। जेडीयू का लाइन ऑफ सक्सेशन किस तरीके से होगा, आप क्या? देखिए, ये मैं इसलिए मैं बहुत जगह ये बात बोला हूं कि जितने समाजवादी पार्टी रहे हाँ, देश में, हाँ, समाजवादी पॉलिटिक्स सिमटता चला गया। जो जब शुरू हुआ तो बहुत बड़ा स्पेस था इस विचारधारा का, उसका ये हुआ कि धीरे धीरे समाजवादी हो गए परिवारवादी। तो परिवारवादी हो गए तो परिवार के लोग ही ऊपर से नीचे तक दिखाई पड़े। नीतीश कुमार एक्सेप्शन है इसमें। शायद देश में अकेला रीजनल पार्टी है नीतीश कुमार जी का जो कभी अपने परिवार को उन्होंने राजनीति में अलाउ नहीं किया, नहीं लाए और अफ्रंट होकर के बोले इन बातों को। हम लोग कभी चर्चा भी करते हैं तो उसको बिल्कुल वो, जबकि परिवार में सब लोग हैं और टाइम एंड अगेन उन्होंने प्रूव किया है। तो आज भी यही है। आगे क्या होगा क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, वो नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे जब भी जो तय होना। लेकिन आज के दिन में वो हमारे नेता, उनके बेटे के आने की बातें जो चल रही थी, नहीं फिलहाल नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो नीतीश कुमार जी ही डिसाइड करेंगे। सर हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में ये पूछना बहुत जरूरी है कि बिहार में कई बार हमने देखा है कि कई राजनीतिक पार्टियों का आत्ममंथन काफी होता है अंदर, और अंतरात्मा की आवाज जागने लगती है चुनाव के नतीजों के बाद में, कभी कभी सरकार चलाते वक्त। यह अंतरात्मा की आवाज जब जगने लगती है तब अचानक बिहार में सरकार बदल जाती है। तो अब अंतरात्मा की आवाज दबी हुई है कि कभी ना कभी जग सकती है? कभी नहीं, नेवर नेवर, अब खत्म हो गई है नेवर। अंतरात्मा ने एक बार टाइम कह एंड दिया। अगेन नीतीश कुमार जी ने, एंड उनका ग्रेटनेस है एक सेंस में, लोग जो भी बोले कि पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमने मिस्टेक किया, हमसे गलती हुई, पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा है और एक बार नहीं 10 बार ये बात कहा है, अब कभी नहीं। संजय झा जी, इन ट्रू सेंस आप सचमुच में हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि जब तक बिहार विधानसभा के चुनाव खत्म नहीं होते तब तक मुझे लगता है आपको हॉट सीट पर ही बैठना होगा, और उम्मीद करते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद में भी आपको हॉट सीट पर बैठना नहीं पड़े। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज तक के इस मंच पर आए और आपने जेडीयू की भूमिका रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।